Bismillahirrahmanirrahim. Second year class, we will start first chapter of biology, numbered as 15 and named homeostasis. I tried my best to deliver you just like class like environment, and today I will deliver main definitions related to homeostasis. Let's discuss main concepts of homeostasis. First of all, I will deliver or discuss a definition of homeostasis, that is protection of internal environment from the harms of fluctuations in the external environment. What does internal environment mean? Internal environment, every organism has specific type of its internal environment, like specific temperature, specific water balance and solutes and ions extra. और जो external environment है, जो भी किसी organism की surrounding होती है, that is included in external environment. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो इंटरनल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है उसको टॉलरेबल रेंज के अंदर मेंटेन रखने की कोशिश करता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितनी भी चेंजेस आती जाएं, एनिमल की ये कोशिश होती है कि उसको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इंटैक्ट रखें. नाउ ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि इसमें आयंस और वाटर का बैलेंस मेंटेन रखा जाता है, लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट बाय सॉल्यूट्स. इसमें आयंस शामिल है, साल्ट्स, शुगर एक्स्ट्रा एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर. मतलब जब एक्सेस वाटर होगी तो ऑर्गेनिज्म वाटर लूज करेगा, जब वाटर डेफिशिएंसी होगी तो वाटर प्रिजर्व भी करेगा और आउटसाइड एनवायरनमेंट से गेन भी करेगा. दिस इज ऑस्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट. नाइट्रोजनियस वेस्ट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है. डिपेंड करता है कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एनिमल को अवेलेबल है. अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल तो एनिमल की प्रायोरिटी होती है कि नाइट्रोजनियस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज कर दे. अगर मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो तो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीट कर देता है. अगर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो तो एनिमल की प्रायोरिटी होती है कि मिनिमम वाटर लॉस हो तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीट करेगा. मतलब एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट नेसेसरी है. एक्सक्रीशन का प्रोसेस होमियोस्टेसिस के लिए एक नेसेसरी स्टेप है. नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट करना है इन ऑल कंडीशंस. अमोनिया की फॉर्म में रिलीज कर दें, यूरिया की फॉर्म में रिलीज कर दें या यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज कर दें. नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेशन. थर्मो मीन टेम्परेचर, मतलब रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर की इसमें हम बात करेंगे. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज. मतलब एनिमल जितनी रेंज तक टेम्परेचर को बियर कर सकता है उस रेंज को मेंटेन रखना है. और ये जो थर्मोरेगुलेशन है ये भी होमियोस्टेसिस का एक मेन स्टेप है. अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर की और सोल्यूट की, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन की अगर हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करें तो ये 3 मेन पॉइंट्स हमें मालूम होने बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ये डाइल्यूट है, have more water content as compared to internal environment of cell. इस केस में क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डाइल्यूट है एज कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट. बाहर से वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे इनसाइड द सेल. द रिजल्ट विल बी सेल विल बिकम टर्जिड एंड सेल विल स्वेल. इस हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा. नेक्स्ट कंडीशन इज आइसोटोनिक. आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि
जो कॉन्सेंट्रेशन विद इन सेल है वही कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट में है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड एनवायरनमेंट में मूव कर जाएंगे। तो इंटरनल जो कंसंट्रेशन है वो उसकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें ना तो सेल स्वेल करेगा ना श्रिंक कर जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं आइसोटोनिक। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज हाइपरटोनिक कंडीशन। In case of hypertonic condition, outside environment of cell is more concentrated as compared to inside environment. Then what will happen? जब outside environment concentrated है inside environment की निस्बत, तो from outside of the cell water molecule, from inside of the cell water molecule will move outside environment. तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा और पानी सेल से बाहर आ जाएगा। ये वाली जो तीन कंडीशंस हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ये हमने डिस्कस की है विद रेफरेंस टू ऑस्मोरेगुलेशन। ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हवाले से हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स की में को हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में, हाइड्रोफाइट्स, वाटर ऑफ प्लांट्स ऑफ वाटर, मीजोफाइट्स प्लांट ऑफ मॉडरेट इन्वायरमेंट, ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स ऑफ डेजर्ट और ज़ैरिक कंडीशन। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स में वो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं जो एक्सेसिव वाटर वाले इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि जो पानी के अंदर वाटर प्लांट्स हैं, तो उन्हें वो कैसे अपने आप को बैलेंस करती हैं या अपनी होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करती हैं। दे लूज एक्सेस वाटर, मतलब जितनी एक्सेस फ्लडिंग होती है उसको लूज़ कर देती हैं। कैसे लूज़ कर देती हैं, इनकी अडेप्टेशन होती है कि बड़े बड़े लीव्स होते हैं, उनके ऊपर एक्सेसिव स्टोमेटा होती हैं। जब पानी एक्सेस में होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, लूज ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। मेसोफाइट्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ, आप इजीली देख सकेंगे कि ये बड़े बड़े लीव्स वाले प्लांट हैं पानी के अंदर। मेसोफाइट्स जो हैं ये वाले वो प्लांट्स हैं जिनका मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जैसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है, मैंगो है, जामुन है, रोज़ है, जितने भी आप अपने विद प्लांट्स देखते हैं ये सारे मेसोफाइट्स हैं। मतलब आपने फूल पे जाकर ही देखने शुरू कर देंगे, अपने इर्द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखना है। इनमें इनकी जो लीफ साइज होता है वो नॉर्मल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, ना बहुत छोटा होता है। जो स्टोमेटा होते हैं जब एक्सेस वाटर होता है तो उनको लूज़ करने के लिए स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जब वाटर डेफिशिएंसी होती है तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। थर्ड टाइप इज ज़ेरोफाइट। दीज आर प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स और ज़ैरिक कंडीशन के प्लांट्स हैं जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत लो होती है। इन्होंने भी सर्वाइव करना है नेचुरली। हाउ दे सर्वाइव, इनके अडेप्टेशंस हैं। इनका जो लीफ साइज है वो स्केली होता है, मिनिमम होता है, जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, ग्रीन होता है। जो फोटोसिंथेसिस की ड्यूटी होती है वो फिर स्टेम को शिफ्ट हो जाती है, और लीफ जब स्केली हो जाती हैं तो स्टोमेटा ना होने के बराबर हो जाती हैं। तो ये एक्सेस वाटर को ये जो अवेलेबल वाटर होते हैं उसको प्रिजर्व कर लेती हैं डेफिशिएंसी ऑफ स्टोमेटा की वजह से। तो इसमें भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कैक्टस है, यूफोर्बिया है, जो आपकी बुक में लीफ टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके ऊपर जो स्केल्स हैं उन स्केल्स का स्टेटस लीफ का है, और वो जो लीफ टाइप फ्लैशी सा स्ट्रक्चर है उसका स्टेटस जो है वो स्टेम का है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल। इसमें भी जो 2 मेन पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल आज मैं डिस्कस नहीं करूँगी। फर्स्ट आर ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड सेकंड आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। जो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से नोटिसेबली डिफर करता है। मतलब
अंदर पॉसिबल है, साल्ट कंटेंट्स कम है, बाहर सी वाला इन्वायरमेंट है, मैरीन इन्वायरमेंट है, बाहर साल्ट कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि एक्सेस साल्ट को एक्सक्रीट आउट करते जाएँ। पॉसिबल है कि वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, रिवर में रह रहे हैं, कैनाल में रह रहे हैं, और इंटरनल साल्ट कंटेंट्स ज़्यादा है तो बाहर साल्ट कंटेंट्स कम है। तो ये कोशिश करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स कि अपना जो साल्ट का कंटेंट्स है उसको प्रिजर्व रखें, उसकी फ्लशिंग आउट ना होने दें। जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं दे हैव सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये वाले एनिमल मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जितना भी जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं इनको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी का जो साल्ट कंटेंट होता है उसी के हवाले से वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिशेस हैं, जैसे हेल्थ फिशेस हैं, लैम्प्रेस हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स में जितने भी मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं, हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे ऑस्मो रेगुलेटर हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप मुझे फीडबैक देंगे कि कितनी आपको समझ आई है, फिर मैं देखूँगी इस मैकेनिज्म में कुछ चेंज रिक्वायर्ड है या फिर ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। स्टूडेंट्स, ये मैंने हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट्स की टाइप्स हैं इनकी कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं। इनके ऊपर रेड कलर से इनके नेम्स भी लिखे हैं कि ये मीज़ोफाइट कैटेगरी में है, हाइड्रोफाइट में है या ज़ेरोफाइट में है। इनको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा।